हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के बारे में कि अगर आपके पास कोई एल्गोरिथम है, आपने उसका सूडो कोड लिखा है और आपने उसका प्रोग्राम क्रिएट किया है, तो उसकी एनालिसिस या उसका जो रनिंग टाइम होगा वो कितना होगा। देखिए, जब भी हम एनालिसिस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जब हमने बेसिक डिस्कशन किया था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कि हमारे पास दो चीजें होती हैं एनालिसिस के लिए। एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन जब हम एक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं एल्गोरिथम के तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो हमारा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जिसको हम रनिंग टाइम भी बोलते हैं। तो हमारा अब जो एनालिसिस की हम जब भी बात करेंगे अपने एल्गोरिथम्स में, इट मींस हम रनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जब भी आप अपनी किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम निकालते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, वो कैसे इवैल्यूएट होगा उसका पूरा प्रोसेस अब हम समझेंगे, अभी पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास अगर कोई एल्गोरिथम है तो उस एल्गोरिथम में हमारे जितने भी स्टेप्स होते हैं, आप कोई भी स्टेप एज्यूम कर लें किसी भी प्रोग्राम का, तो हर एक स्टेप में आप अपने बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब आप ये सोचें कि बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो बेसिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशंस। तो प्रिमिटिव ऑपरेशंस का मतलब, जैसे कोई भी आपका अगर स्टेप है तो उसमें आप क्या करेंगे। सपोज आपने किया होगा कि c इक्वल्स टू a प्लस बी, आपने हो सकता है इस तरह का कोई स्टेप लिखा हो, तो ये एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन। ठीक है। या हो सकता है आपने लिखा हो 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, हो सकता है कुछ इस तरह का ऑपरेशन हो रहा होगा आपका। तो यहां पर भी हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या कि एक तो एडिशन हो रहा है हमारा परफॉर्म, और एक हमारा डिवीजन हो रहा है। अब आप कहें जी हो सकता है कोई लूप लिखा हो, हाँ तो ठीक है, आप लूप लिखकर देखिए। सपोज आपका कोई लूप लिखा है फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i लेस देन इक्वल्स टू 8, i प्लस प्लस एंड समथिंग लाइक दिस। सपोज आपका ये लिखा हुआ है, तो अगर आप इस स्टेप की भी बात करें तो इसमें भी हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशन से परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन एक ही स्टेप में एक से ज्यादा प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं। जैसे इसमें आपका असाइनमेंट हो रहा है i इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये भी मेरा एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है। या इसमें आप अपना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जिसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट बोल रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये भी एक बेसिक ऑपरेशन है। तो कोई भी स्टेप आपका हो एल्गोरिथम में, हर एक स्टेप में फाइनली आप अपने बेसिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करते हैं, जो कि आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, अपनी मेमोरी लोकेशंस को एलोकेट करता है वो आपके, जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है बिहाइंड में, और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो हमें एक चीज तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम निकालेंगे तो एक्चुअली में वो जो रनिंग टाइम है वो निकलेगा कब, जब हम ये देखेंगे कि उस स्टेप में या उस पूरी एल्गोरिथम में जितने भी स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप हमारा कितना रनिंग टाइम ले रहा है, या हर एक स्टेप में जो भी मेरे प्रिमिटिव ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस मेरे कितना टाइम ले रहे हैं। तो वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो होते हैं वो मेरे एक्चुअली में लो लेवल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसको हमारा सीपीयू या सिस्टम एग्जीक्यूट करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम आप उठा के देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो रहा है तो हर एक स्टेप में आपको यही सब ऑपरेशंस मिलेंगे। या तो आप एडिशन कर रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, डिवीजन कर रहे होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लगा रहे होंगे, असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, जितने भी आपके बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब जो ये एनालिसिस हम करेंगे अपने एल्गोरिथम्स का, तो इसमें सबसे पहला जो बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है इसको समझने के लिए, वो हमारा होता है एक इंसर्शन सॉर्ट का प्रोसीजर। तो हम इंसर्शन सॉर्ट के प्रोसीजर को पूरा देखेंगे पहले कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है। सॉर्टिंग आपको पता है क्या होती है। सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम अपने इनपुट एरे को एक आउटपुट एरे में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट एरे में जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो रैंडम अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, तो आउटपुट एरे में आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में या एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको जो एलिमेंट्स है वो आपके अरेंज हो जाएंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसकी बात हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम से। ठीक है। फिर जितनी भी बेसिक चीजें बीच बीच में आएंगी मैं आपको बताता चलूंगा। तो अब अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अब अगर आप इस एल्गोरिथम को बड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमने कन्वेंशंस में पढ़ा था कि जो भी हम एल्गोरिथम का अपना नाम लिखेंगे वो हमारा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम का नाम है इंसर्शन सॉर्ट, ये हमारा कैपिटल लेटर्स में है। उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल ए, ये हमारा क्या है, इस एल्गोरिथम में इनपुट है। इनपुट में हमने क्या दिया है, कैपिटल ए, एरे है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हुए चलेंगे पहले से ही
कि जो हमारी ये एरे है ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई कहीं किया नहीं गया है। तो इसके बाद हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना इंसर्शन या डिलीशन कुछ भी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एरे को हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम अपना स्यूडोकोड वगैरह पढ़ेंगे तो इंडेक्स 1 से हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे, या किसी और इंडेक्स से भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए या एल्गोरिथम के लिए हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इस एल्गोरिथम का या इस स्यूडोकोड का पहले एक बार फ्लो देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स किस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक, ये जो हमारे हैं जे आपका हो गया, ये आपका आई हो गया, ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम्स में भी लेते हैं, ए बी सी डी आई जे के। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। ये जो लेफ्ट एरो हमारा है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो अगर आप चाहें तो इसके लिए सिंगल इक्वल्स टू भी ले सकते हैं और लेफ्ट एरो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए सिंगल इक्वल्स टू लेंगे असाइनमेंट के लिए, देन कंडीशन चेक करने के लिए फिर आपको डबल इक्वल्स टू लेना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंडीशन चेक करने के लिए अपने स्यूडो कोड में सिंगल इक्वल्स टू लेकर चलते हैं। उसके बाद ये जो लूप हमारा चल रहा है j इक्वल्स टू 2 to लेंथ ऑफ a, ये कन्वेंशन हमने पढ़ा था। तो 2 to लेंथ ऑफ a है, इसका मतलब ये एक इंक्रीमेंटेड लूप है, क्योंकि अगर ये डिक्रीमेंटेड लूप होता तो हम लिखते 2 to या 2 डाउन टू 1 या 2 डाउन टू समथिंग। ठीक है, तो 2 to लेंथ ऑफ a, लेंथ ऑफ a का मतलब कितना हो गया कि जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं इस एरे में वहां तक ये लूप चलेगा। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्यूडो कोड के लिए, लेट्स सपोज हमारी जो लेंथ है वो n है। ठीक है, जब एग्जांपल लेंगे तो एक फिक्स लेंथ ले लेंगे, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि 2 to n है ये। फिर ये जितने स्टेप्स लिखे हैं स्टेप नंबर 2 से लेकर अगर आप देखें स्टेप नंबर 7 तक, ये एक इंडेंट करके लिखे हुए, यानी कि एक ब्लॉक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका मतलब स्टेप नंबर 2 से लेके स्टेप नंबर 7 तक के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स इस फॉर लूप के अंदर हैं। अब अगर इसमें कोई एक 8th स्टेप अगर और होता और वो सपोज लेट सपोज यहाँ पे लिखा होता x इक्वल्स टू 1, तो हम ये बोलते हैं कि ये स्टेप हमारा फॉर लूप के अंदर नहीं है, ये फॉर लूप के बाहर है। तो सबसे पहले हम स्यूडो कोड को ये देख लें कि कौन सा स्टेप किस किस के अंदर चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि ये असाइनमेंट हो रहा है। असाइनमेंट कैसे हो रहा है कि जो भी इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। यहाँ पर थर्ड स्टेप में भी असाइनमेंट हो रहा है, इसमें भी क्या होगा कि इसकी उठ के वैल्यू इसमें आ जाएगी। फिर फोर्थ स्टेप में वापस से आपका एक लूप चल रहा है, व्हाइल i ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ i ग्रेटर देन आइटम। देखिए ये जो एंड है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एंड ऑपरेटर। जब आप इस स्यूडो कोड को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर आएगा। जो एंड ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो हम जनरली इस तरीके से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि स्यूडो कोड क्या है। स्यूडो कोड इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमने कंस्ट्रक्ट्स यूज कर लिए, जैसे आपका फॉर लूप आ गया या आपका व्हाइल लूप आ गया। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपने किस तरह के वर्ड्स यूज किए, जैसे आपने डू यूज कर लिया या आपने लेट सपोज एंड यूज कर लिया, तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। फिर जब आपका व्हाइल लूप चल रहा है तो इस व्हाइल लूप के अंदर फिर ये स्टेटमेंट जो लिखा है डू, और ये दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं a ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ i। इट मींस यहाँ पर भी असाइनमेंट हो रहा है कि जो a ऑफ i की वैल्यू है वो a ऑफ i प्लस 1 में आ जाएगी, और जो i माइनस 1 है वो आपका हो जाएगा i। तो ये दो स्टेप्स आपके व्हाइल लूप के अंदर हैं, जबकि जो स्टेप नंबर 7 है दिस इज आउटसाइड व्हाइल लूप बट इनसाइड फॉर लूप। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास एल्गोरिथम है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसमें जोन से स्टेप्स हमारे हैं कि कौन सा स्टेप किस लूप के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं तो आपका फ्लो गड़बड़ हो जाएगा एग्जीक्यूशन का। ड्राई रन आप तभी सही से कर पाएंगे जब स्यूडो कोड पहले ध्यान से एनालाइज कर लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इंसर्शन सॉर्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट होती क्या है और किस तरीके से काम करती है, और ये जो एल्गोरिथम है ये क्या लिखी हुई है हमारी। अब जैसे नाम से इसका पता चल रहा है इंसर्शन सॉर्ट, तो इंसर्शन सॉर्ट का मतलब हमारा ये हो गया कि हमें 1 बाय 1 एलिमेंट दिया जाएगा और हम उसको सॉर्ट करते जाएंगे। इसका एक बेसिक सा फंडा यही रहता है कि एलिमेंट आया और हमने उसको उसकी प्रॉपर लोकेशन पर इंसर्ट कर दिया, और इस तरीके से जो हमारी आउटपुट एरे बनेगी वो एक सॉर्टेड एरे बनेगी। अभी जो सॉर्टेड एरे की बात कर रहे हैं हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे बनाएंगे, अपनी डिक्रीजिंग में बना सकते हैं, लेकिन ये जो एल्गोरिथम है ये हमारी एरे को जो फाइनल आउटपुट एरे मिलेगी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब आपने सबने प्लेइंग कार्ड्स अपने खेले होंगे। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स आपने सबने खेले होंगे। अब देखिए सपोज आपके पास
सबसे पहले जब भी एक आपको कार्ड दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, आप उस कार्ड को पिक करते हैं और अपने इस हाथ में रख लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप पहला कार्ड आपको मिला और आपने सीधा उसको अपने हैंड में पिक कर लिया, आपने लगा लिया। यहाँ पर आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, किसी एलिमेंट का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ा, किसी कार्ड को किसी दूसरे कार्ड से कंपेयर नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये पहला कार्ड था। अब आपको दूसरा कार्ड मिला, जैसे आपने दूसरा कार्ड मिलाया उठाया, अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इसको समझने के लिए। लेट सपोज आपके पास एक एरे है, एज्यूम कर लीजिए कि उस एरे में ये एलिमेंट्स हैं 5 2 4, लेट सपोज 6 1 3, ये लेट सपोज ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले आपको एलिमेंट मिला 5, तो आपने 5 उठाया और अपने हाथ में 5 को लगा लिया, ठीक है, परफेक्ट है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिला 2, जब आपको 2 एलिमेंट मिला तो आपने क्या किया, इस 2 को सबसे पहले इस हाथ में जितने भी आपके कार्ड्स थे, एक ही कार्ड है क्या है 5, आपने इस 2 को इस 5 से कंपेयर किया, तो 2 क्या है, 2 छोटा है, तो आपने क्या किया, उस 2 को 5 के लेफ्ट पर ले गए और वहां पर आपने उसको इंसर्ट कर दिया। अब आपके हाथ में जो 2 कार्ड्स हैं वो इस तरीके से लगे हैं कि पहले आपका, मतलब अगर मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं तो 2 है 5 है, अगर आप अपनी तरफ से देख रहे हैं तो इधर लेफ्ट में 2 हो गया और राइट में आपका 5 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको आप ही की तरफ से एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने तीसरा कार्ड उठाया, जब आपने तीसरा कार्ड उठाया तो आपका आ गया, लेट सपोज 5 और 2 तो लग गया। अब सपोज आपका तीसरा कार्ड आया 4, जब आपका तीसरा कार्ड आपने 4 उठाया तो आपने सबसे पहले इस 4 को कंपेयर किया 5 से, तो 4 जो है आपका इस 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो आप फिर लेफ्ट में आ गए। फिर आपने क्या किया, उस 4 को 2 से कंपेयर किया, तो 4 जो है वो 2 से बड़ा है, तो आप फिर लेफ्ट पे नहीं गए और आपने 4 को वहीं इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब अब आपके पास जो अरेंजमेंट हो गया कार्ड्स का वो क्या हो गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ये 3 कार्ड्स आपके इंसर्ट हो गए। फिर आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आया 6, जैसे आपके पास एलिमेंट 6 आया तो आपने सबसे पहले उस 6 को इस 5 से कंपेयर किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 4 6 2 4 5, राइट हैंड साइड में 5 है आपके पास। अब आपने 6 को जो आपने इस हाथ में पिक किया हुआ है, इस 6 को इस 5 से कंपेयर किया, तो क्या हुआ, 6 ऑलरेडी बड़ा है, तो हमने 6 को वहीं पर इंसर्ट कर दिया। हमें जरूरत नहीं पड़ी उस 6 को कि हम 4 से कंपेयर करें और 2 से कंपेयर करें, ठीक है। आपका 6 भी लग गया। उसके बाद फिर आपका आया 1। अब जब आपका 1 आया तो पहले आपने 1 को 6 से कंपेयर किया, छोटा है, लेफ्ट पे आए। फिर आपने 1 को 5 से कंपेयर किया, छोटा है, फिर लेफ्ट में आए। फिर आपने 1 को 4 से कंपेयर किया, छोटा है, लेफ्ट में आए। फिर आपने 1 को 2 से कंपेयर किया, इससे भी छोटा है, फिर लेफ्ट में आए। और कोई कार्ड नहीं है तो फिर आपने 1 को वहां इंसर्ट कर दिया। अब आपके पास अरेंजमेंट क्या हो गया, 1 2 4 5 6। उसके बाद फिर आपके पास कार्ड आया 3, फिर आपने 3 उठाया, 3 को 6 से कंपेयर किया, छोटा है, लेफ्ट में आए। 6 को 5 से कंपेयर किया, सॉरी 3 को 5 से कंपेयर किया, छोटा है, लेफ्ट में आए। 3 को 4 से कंपेयर किया, छोटा है, लेफ्ट में आए। 3 को 2 से कंपेयर किया, छोटा नहीं है, 3 को वहीं इंसर्ट कर दिया। अब आपके पास जो अरेंजमेंट बन गया वो हो गया 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्ड्स आपके हो गए, एरे खत्म हो गई और आपके पास इस साथ में एक सॉर्टेड एरे है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरीके से एल्गोरिथम आपकी काम करती है, ठीक है। तो अभी अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से इंसर्शन चल रहा है, तो आपको हर एक स्टेप पता होगा कि अच्छा हमने इस स्टेप में यही क्यों लिया है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, अब हमने एज्यूम किया था कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एरे है 5 2 4 6 1 3, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि यहां पर जो हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है वो है j इक्वल्स टू 2 टू लेंथ ऑफ a। 2 से क्यों स्टार्ट हुआ ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल कंपैरिजन तभी होगा जब हमारे पास सेकंड एलिमेंट आएगा। इसलिए हमने जो पहला लूप चलाया, जो आउटर लूप चल रहा है वो 2 से चल रहा है, ठीक है। अगर आप एरे को स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 0 से तो ये लूप आपका चलेगा j इक्वल्स टू 1 टू लेंथ ऑफ a, मतलब चलेगा सेकंड एलिमेंट से ही। जब तक एक सिंगल एलिमेंट है तो उस कोई कंपैरिजन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। तो j इक्वल्स टू 2 टू लेंथ ऑफ a चला। अब हम क्या करेंगे कि इसका पूरा ड्राई रन करेंगे और एग्जांपल यही लेकर चलते हैं, ठीक है। ड्राई रन आपको मैंने थोड़ा सा एक बार पहले भी बताया था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे हम ड्राई रन को। देखिए ये हम करेंगे इसका ड्राई रन। अब ड्राई रन करेंगे तो सबसे पहले j आ गया, ये आपने j लिख दिया। यहाँ पर j की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, फिर 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, 6 भी होगी, 7 भी होगी, 7 भी होगी, लेकिन 7 के लिए आगे नहीं जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं एक बार। अगर आपके पास कोई लूप है
फॉर आई इक्वल्स टू 1, या लेट सपोज इसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं डिस्कस। अगर सपोज आपके पास कोई एक लूप है फॉर आई इक्वल्स टू 1 और लेट सपोज 1 लेस देन इक्वल्स टू 6, लेट सपोज आई प्लस प्लस, और ये आपका लूप इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इनिशियली अगर आपकी आई की वैल्यू 1 है, अगर आई की वैल्यू आपकी 1 है तो क्या होगा, कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू 6 ट्रू मिली और आपने दोनों स्टेप्स एग्जीक्यूट कर दिए। फिर जब ये एग्जीक्यूशन खत्म हुआ आप वापस से ये आए, अब आई की वैल्यू आपकी हो गई 2। फिर जब 2 हुई फिर कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, फिर अंदर आए, देन 3, देन 4, देन 5, देन जब आई की वैल्यू आपके 6 होगी 3 भी हो जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 5 भी होगी, 6 भी हो जाएगी। जब आई की वैल्यू आपके 6 है, कंडीशन फिर ट्रू है, 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, आप फिर ये दोनों स्टेप्स एग्जीक्यूट करेंगे और इसी मोमेंट पर क्या हो गया होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट पे तो आई की वैल्यू 7 हो गई होगी। फिर आप आई की वैल्यू 7 लेके इस स्टेप को तो एग्जीक्यूट करेंगे ना। जब आपके आई की वैल्यू 7 हो गई और जब आप 7 लेके यहाँ पर एग्जीक्यूशन करेंगे तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स मिलेगी, क्योंकि 7 लेस देन इक्वल्स टू 6 नहीं है, कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। इसका मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेप्स और ये स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, लेकिन ये स्टेप तो एग्जीक्यूट हुआ है आपका, क्योंकि उसमें कंडीशन चेक हुई है। प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं एक से ज्यादा लिखे हुए, तो एक प्रिमिटिव ऑपरेशन चल रहा है कंडीशन चेकिंग का, ठीक है। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी जो हमारा ये एग्जाम्पल है 2 टू लेंथ ऑफ ए, तो लेंथ ऑफ ए यहाँ पर हमारी कितनी है, लेंथ ऑफ ए 6 है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6, सो लेंथ ऑफ ए इज 6। तो लूप कहां से कहां तक है, लूप है 2 to 6, लेकिन चलेगा कहां तक, 2 to 7। जब j की वैल्यू 7 होगी तो ये स्टेप्स नहीं चलेंगे जो उसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन ये j की वैल्यू तो 7 होगी ना, तो j की वैल्यू हमारी क्या क्या होगी, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये भी होगी, 7 भी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस, 2, then 3, then 4, then 5, then 6 और 7 पे चलेगा नहीं। आगे चलते हैं, अभी j की वैल्यू 2 लेकर हम चल रहे हैं, अभी हमारी j की वैल्यू 2 है, ये अभी करंट वैल्यू है, मैं सर्किल करता हुआ चलूंगा। फिर आपका क्या हुआ, आइटम इक्वल्स टू a ऑफ j, यानी कि जो भी आपका a ऑफ j में लिखा हुआ है उसको आप आइटम में डाल दें, ठीक है। अब a ऑफ j का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 2, a ऑफ 2 में क्या लिखा हुआ है, a ऑफ 2 में लिखा हुआ है 2, a ऑफ 2 में लिखा हुआ है 2, तो जो a ऑफ 2 में है उसको आप कहां डाल दें, उसको आप आइटम में डाल दें, क्योंकि क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है कि आइटम में वो वैल्यू हो जाएगी जो a ऑफ 2 में लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक वेरिएबल आइटम, तो आइटम आपका कितना हो गया, जो a ऑफ 2 है, a ऑफ 2 क्या है 2, तो आइटम भी कितना हो गया 2। कंफ्यूज मत होइए, आइटम में हमने j की वैल्यू नहीं डाली है, वो जांच की बात है कि एरे के सेकंड इंडेक्स पे 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आइटम में हम एक्चुअल जो आइटम की वैल्यू है, जो एलिमेंट है वो डाल रहे हैं, ये हमने आइटम डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, देखिए आइटम एक्चुअली में था क्या कि जब हमने प्लेइंग कार्ड्स वाला एग्जांपल देखा था तो हमने कहा था कि सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आया 5, तो हमने 5 को सीधा हाथ पे लगा दिया। अब जब सेकंड एलिमेंट हमारे पास आया, सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो सेकंड एलिमेंट आपने इस हाथ से पिक किया, इसमें आपने 2 को रखा, इस हाथ में आपने 2 को रखा, ये जो हैंड है ये मेरा आइटम है। उस मतलब जब तक मैंने कंपैरिजन स्टार्ट नहीं किया तो टेम्परेरी उठा के उस कार्ड को मैंने यहां रख लिया कि अच्छा इस आइटम में मेरा 2 लिखा हुआ है, ये मेरा आइटम है, ठीक है। तो आइटम में मेरा क्या हो गया 2 आ गया। अब इसको कंपेयर किससे करना है, जो भी ये एलिमेंट यहां लिखा हुआ है, जो भी लास्ट लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो वो इंडेक्स कहां होगा, एक कम पे होगा, इसीलिए जो थर्ड स्टेप लिखा है उसमें i इक्वल्स टू j-1 लिया है। तो यहां पर आपने एक वेरिएबल लिया i और i की वैल्यू आपकी कितनी हो गई j-1, क्यों, क्योंकि जब आपने कार्ड पिक किया तो उससे पहले जितने एलिमेंट्स हैं वो तो सॉर्टेड है ना, तो जहां तक वो लग चुके हैं वहां का जो लास्ट एलिमेंट है सबसे पहले वो पिक कर लिया, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी i इक्वल्स टू j-1 से। ये अगर अभी क्लियर नहीं है तो अगले 1-2 स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा। तो अभी i की वैल्यू j-1 डाल दीजिए, तो i की वैल्यू हो गई 2-1 मींस 1, i की वैल्यू 1 आ गई, ये भी परफेक्ट हो गया। आगे चलिए कंडीशन को देखते हैं। अब हमारी जो आगे कंडीशन है वो है while i greater than 0 and a of i greater than item। अब ये हमारा एंड ऑपरेटर है, इस पूरी कंडीशन को ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना
जरूरी है क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर है। अगर और ऑपरेटर होता तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती तो आप लूप के अंदर आ जाते, लेकिन अभी आप लूप के अंदर तभी आएंगे जब आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, while i greater than 0, क्या i greater than 0 है? हाँ, i greater than 0 है क्योंकि i की वैल्यू 1 है, 1 greater than 0 है। एंड a of i का मतलब a of 1 में क्या है, a of 1 में क्या है 5, तो ये जो 2 है इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, a of 1 में क्या है 5 है। क्या चेक कर रहे हैं कि a of 1 में जो है यानी कि 5, क्या वो आइटम से बड़ा है, क्या ये जो 5 है क्या इस आइटम से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एग्जिस्ट भी करता है, तो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है एलिमेंट, उसके लिए ये कंडीशन है i greater than 0। अगर आप जब प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो i greater than equals to 0 ले लेंगे, क्योंकि उस केस में आप एरे को 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमने एरे को इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है, इसलिए कंडीशन i greater than 0 है कि ऐसा इंडेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि वहां पर एक एलिमेंट हो। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारा इंडेक्स, तो एलिमेंट से कंपेयर क्यों करें फिर हम। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि क्या ये 5 ग्रेटर देन है इस आइटम यानी कि 2 से, हाँ है तो क्या कर रहे हैं आप, जो a of i में है उसको आप डाल दो a of i plus 1 में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके पैरेलली एक एरे आपकी और बनाता हूं, हालांकि एरे मेरी सेम है लेकिन जस्ट कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। 1 2 3 4 5 6 और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इनिशियली ये खाली थी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इनिशियली यहां सिर्फ 5 लिखा हुआ था, अब आपने क्या किया कि जो a of i में है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 था ना मेरे पास एक इसमें पहले इंडेक्स पर, जो a of i में है, a of i का मतलब जो a of 1 में है, a of 1 में क्या है, a of 1 में 5 है, उसको कहां डाल दो, a of 1 को उठा के डाल दो a of 1 plus 1 में यानी कि a of 2 में डाल दो उसको। तो मैंने क्या किया, इस ai plus 1 में यानी कि सॉरी इस a of i में जो 5 था, इस 5 को मैंने यहां से उठाया और इस 5 को मैंने यहां से उठाया और इसको मैंने डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया a of 2 में, a of 1 को उठा के डाल दो a of 2 में, ये डाल दिया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि i को रिड्यूस कर दो, क्यों कम कर रहा है, क्योंकि अब आपने 2 को जब कंपेयर किया 5 से तो 5 एक तरीके से आगे खिसक गया। अब हम ये भी तो देखेंगे कि आगे भी कोई एलिमेंट है क्या जिससे इस 2 को कंपेयर करना है, तो इसलिए i को कम करना जरूरी है, इसलिए फिर हमने किया i equals to i minus 1। अब i equals to i minus 1 किया तो कितना हो गया 1 minus 1, so it becomes 0। जैसे ही आप इस स्टेप पर पहुंचे कंट्रोल आपका कहां जाएगा, वापस से ही पहुंचेगा, क्योंकि लूपिंग कंस्ट्रक्ट है ना, लूप पर जब तक आएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आपकी। अब जब आपने दोबारा चेक किया यहाँ पर i greater than 0 के लिए, तो i की वैल्यू आपकी क्या है, i की वैल्यू 0 है। अब अगर i की वैल्यू आपकी 0 है, अगर i की वैल्यू 0 है तो 0 greater than 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 greater than 0 नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक ही मत करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी बीच में एंड ऑपरेटर है, अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब 0 greater than 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, मींस स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब आप सीधा कहां पर आएंगे, आप आ जाएंगे सीधा स्टेप नंबर 7 पर, और स्टेप नंबर 7 क्या बोलता है कि भैया ये जो आइटम है ना आपका, इसे उठा के कहां रख दो, a of i plus 1 पर। i की वैल्यू 0 हो गई थी तो a of 0 plus 1 पर यानी कि a of 1 पर डाल दो इस आइटम को। ये देखिए जब आपका ये एक बार लूप चल गया पूरा इसके लिए j equals to 2 के लिए, तो उस पॉइंट तक, उस इंडेक्स तक आपकी सॉर्टेड एरे है, ये हमने बात की थी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर नहीं हुआ तो अभी आप j equals to 3 के लिए चलाइए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ स्टूडेंट्स को तब भी क्लियर नहीं होगा, जब j equals to 4 के लिए चलाए जाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर 5 6 7 के लिए आप खुद से भी चला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसको। अभी जैसे ये स्टेप एग्जीक्यूट हुआ तो कंट्रोल कहां पहुंचेगा, कंट्रोल फिर स्टेप नंबर 1 पर चला जाएगा, और स्टेप नंबर 1 पर जाते हैं अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी j की 3, नेक्स्ट वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी j की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू j की लिख लेते हैं इसमें, लेट्स सपोज नेक्स्ट वैल्यू j बिकम्स 3। जब j की वैल्यू 3 हुई, आइटम में कितना आ गया, आइटम में आ गया a of 3 में जो लिखा है, a of 3 में क्या है, a of 3 में हमारा है 4, तो उसको आप इधर डाल दें आइटम में। a of 3 में आपका क्या है, a of 3 में आपका है 4,
ए ऑफ 3 में 4 है, ये 4 उठा के आपने डाल दिया इस आइटम में। उसके बाद i कितना हो गया j-1, यानी कि i अब कितना हो गया आपका j-1, j कितना है 2, i बाय 7 में, क्योंकि अब आप किसको कंपेयर करेंगे, अब आप 4 को कंपेयर करेंगे। एलिमेंट 4 कौन से इंडेक्स पर है, थर्ड इंडेक्स पर है, तो सबसे पहले इसको किससे कंपेयर करूंगा, उस एलिमेंट से जो इंडेक्स 2 पर है, यानी कि 5। तो अगर ये j की वैल्यू 3 पर है तो जो लास्ट एलिमेंट है वो किस पर होगा, एक कम पर होगा ना, 3-1 पर होगा ना, इसलिए यहां लिखा इक्वल्स टू j-1। ठीक है, इसलिए आपने i की वैल्यू 2 की है यहां पर। फिर आपने चेक किया 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि i ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ है। और a ऑफ i बड़ा है क्या आइटम से, a ऑफ i का मतलब a ऑफ 2 पर क्या लिखा है 5, क्या 5 बड़ा है आइटम से, क्या ये 5 बड़ा है आइटम से, हाँ ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। ट्रू हो गई तो फिर क्या बोल रहा है कि जो a ऑफ i में लिखा है उसको फिर a ऑफ i प्लस 1 में डाल दो, यानी कि जो a ऑफ i में लिखा है, यानी कि जो a ऑफ 2 में है, a ऑफ 2 में आपका क्या है 5, इसको उठाकर कहाँ डाल दो a i प्लस 1 पर, यानी कि a ऑफ 2 प्लस 1 पर, यानी कि a ऑफ 3 में डाल दो। तो इसका मतलब जो आपका 5 है वो इधर से हटके इधर आ जाएगा, इधर से हटके इधर आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसके लिए अभी फिलहाल एक दूसरी एरे, सपोज इसके लिए अगर हम एक दूसरी एरे बना लें अपनी, जितना वो बोल रहा है सिर्फ उतना डालेंगे। तो उसने क्या बोला कि जो a ऑफ 2 है उसको a ऑफ 3 में डाल दो, तो a ऑफ 2 में क्या था 5, उस 5 को आप कहाँ डाल दो यहाँ पर, ये हमने डाल दिया। फिर उसने क्या कहा i को कर दो एक रिड्यूस, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। जब आपने इसको रिड्यूस किया तो i हमारा हो गया 1। फिर जब i 1 हो गया तो कंट्रोल फिर यही पूछा स्टेप नंबर 4 पर, फिर चेक किया i ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। a ऑफ 1 बड़ा है क्या आइटम से, a ऑफ 1 में क्या है, a ऑफ 1 में आपका बड़ा हुआ है अभी 2, तो क्या ये 2 बड़ा है आइटम से, क्या ये 2 बड़ा है आपका इस आइटम से, आइटम में 4 है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन ट्रू है लेकिन इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई। तो स्टेप नंबर 5 और 6 एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप आएंगे डायरेक्टली स्टेप नंबर 7 पर और इस आइटम की वैल्यू उठाकर आप डाल देंगे a ऑफ i प्लस 1 में, इट मींस a ऑफ 1 प्लस 1 में, यानी कि a ऑफ 2 में डाल देंगे। a ऑफ 2 में क्या डाल देंगे, a ऑफ 2 में आप डाल देंगे आइटम, a ऑफ 2 में आप डाल देंगे 4, ये 4 आपने यहाँ डाल दिया। a ऑफ 1 में जो आपका पहले से 2 लिखा हुआ था ये आप एज इट इज लिख देंगे। इसका मतलब जब आपने लूप चलाया j इक्वल्स टू 3 के लिए तो थर्ड इंडेक्स तक की आपकी जो एरे है वो सॉर्ट हो गई है, आप चेक कर सकते हैं, आपके एलिमेंट्स हो गए 2 4 5। ठीक, अभी आप ये मत सोचेगा कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो क्या इस तरीके से लिखना है, क्या नहीं नहीं, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। ये तो हम अपनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में हमारे प्रोसीजर्स किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर आप इस तरह से डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेकर चलेंगे तो आपको हर एक स्टेप का पता भी होगा कि ये स्टेप लिखा क्यों है। जैसे आपको इस एल्गोरिथम में पता चल रहा है कि अच्छा ये इक्वल्स टू 2 से क्यों स्टार्ट किया है उसने, आइटम क्यों लिया गया है, क्योंकि एक टेम्पररी स्टोरेज के लिए लिया है, i की वैल्यू j-1 ही क्यों करी है, ये कंडीशन क्यों लिखी है, ये कंडीशन क्यों लिखी है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब एलिमेंट्स हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं। फिर i इक्वल्स टू i-1 क्यों किया, क्योंकि फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। तो जब आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा फिर आपके लिए प्रोग्राम बनाना। और उसके बाद फिर अगर एनालिसिस के कोई भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो हम उनको इजीली आंसर कर पाएंगे। अब देखते हैं j इक्वल्स टू 4 के लिए। अब थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ पर डायग्राम। मैंने क्या किया कि ड्राइवन को थोड़ा इधर शिफ्ट करके, और जो j इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 3 के लिए हम इसको एग्जीक्यूट कर चुके थे, तो j इक्वल्स टू 2 और 3 के बाद जो हमारी फाइनल एरे बनी थी वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी है कि j इक्वल्स टू 2 के बाद मेरा इंडेक्स नंबर 2 तक 2 एलिमेंट्स आ गए थे 2,5, और j इक्वल्स टू 3 के बाद मेरे 3 एलिमेंट्स आ गए थे 2,4,5। तो ये हमने एरे में अपना ड्रॉ कर दिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है j की वो हमारी हो गई है 4। अब जब j इक्वल्स टू 4 के लिए आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले आइटम में आपका क्या जाएगा, आइटम हो जाएगा आपका इक्वल्स टू a ऑफ 4, यानी कि a ऑफ 4 में आपका क्या है, a ऑफ 4 में आपका आ गया 6। अब जब आपका a ऑफ 4 में 6 आ गया तो a ऑफ 4 में आपने आइटम में इधर डाल दिया 6। अब ध्यान से देखिएगा आपका i हो गया j-1, इट मींस i आपका हो गया j-1, यानी कि 4 - 1 3 हो गया। अब कंडीशन चेक करिए, i ग्रेटर देन 0, i ग्रेटर देन 0 कंडीशन मेरी ट्रू है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है a ऑफ i इज ग्रेटर देन आइटम, a ऑफ i मींस a ऑफ 3, a ऑफ 3 में आपका क्या है, a ऑफ 3 में आपका 5 है। देखिए अब जब भी आप ये कंपैरिजन करेंगे
तो आप ओरिजिनल एरे नहीं लेके चलेंगे, आप हमेशा जो कंपैरिजन करेंगे वो इन वाली एरे से लेंगे, क्योंकि जब आप लूप चला रहे हैं अपना j = 2 j = 3 के लिए लूप चल चुका है, तो जो आपकी एरे है उसमें जो एलिमेंट्स है उसकी कुछ शफलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ही थोड़ी गलती कर देते हैं कि वो ओरिजिनल एरे को ले लेते हैं और वो क्वेश्चन गलती हो जाता है उनका। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एरे ड्रॉ कर दी है आपकी, ठीक है। तो जब आपने कंपेयर किया a of i को यानी कि a of 3 को, a of 3 में आपका पड़ा हुआ है, a of 3 में आपका है 5, तो क्या 5 बड़ा है आइटम से? इज 5 ग्रेटर देन 6? कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो ट्रू थी, ये फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई। और ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम स्टेप नंबर 5 और 6 नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 7 एग्जीक्यूट होगा। और स्टेप नंबर 7 है a of i + 1 = आइटम, यानी कि इस आइटम को यानी कि 6 को कहां डाल देंगे? a of i + 1 में, मींस a of 3 + 1 में, यानी कि a of 4 में। तो a of 4 में आप क्या डाल देंगे? a of 4 में आप डाल देंगे 6। ये हमारे इंडेक्सेस हैं बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6, मैंने लिखे नहीं है, वो थोड़ा सा नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा। और बाकी जिस इंडेक्स पर जो एलिमेंट लिखा है वो आप एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। इट मींस j = 4 पर जब आपने लूप अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया तो j = 4 इंडेक्स तक आपके पास एक सॉर्टेड एरे आ गई है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब आपने ये स्टेप चलाया तो इसमें एक तरह का बहुत जल्दी ये स्टेप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लूप ही नहीं चला मेरा। तो ये सब डिस्कशन अभी हम आगे चल के करेंगे जब रनिंग टाइम को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी ये स्टेप ओवर होने के बाद वापस से जे लूप पर जाएगा, हमारी जे की वैल्यू हो जाएगी 5। जब आप j = 5 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे फिर वही आइटम में आप डालेंगे a of 5। अब a of 5 में आपका क्या है? a of 5 में आपका है 1, क्योंकि ये जो भी नेक्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं वो यहां से लेंगे, ठीक है। तो a of 5 में आपका कितना हो गया? a of 5 में आपका 1 है, वो आइटम आपने यहाँ पे 1 डाल दिया। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखें कि a of 5 में आपने 1 डाल दिया। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, जब आपके पास ये 1 एलिमेंट आया तो अब आपके पास जो एरे है उसमें एलिमेंट है 2 4 5 6। अब जब 1 आया तो क्या होगा? सबसे पहले 1 को कंपेयर करेंगे 6 से, 6 बड़ा मिलेगा 1 से, तो 6 को आगे शिफ्ट कर देंगे। फिर 1 को 5 से कंपेयर करेंगे, 5 भी बड़ा है 1 से, तो 5 भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर 1 को 4 से कंपेयर करेंगे, 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो 4 भी आगे शिफ्ट होगा। फिर 2 भी बड़ा है 1 से, तो 2 भी आगे शिफ्ट होगा और 1 के लिए खाली स्पेस बन जाएगा। फिर हम 1 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि 1 सबसे छोटा एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसका मतलब जो व्हाइल लूप है वो इतना मैक्सिमम टाइम्स चल रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट से उसने कंपेयर किया। जबकि इसके पहली बार वाला जो हमने चलाया था, जब 6 हमारा आया था, तो वो किसी से कंपेयर नहीं हुआ था, क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमेंट था। तो ये दोनों केसेस यहाँ कवर हुए हैं। अभी जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये काम आने वाली चीजें हमारी, ठीक है। इसीलिए हम पूरा एनालिसिस करके देख रहे हैं इसको, मतलब जो ट्राई रन कर रहे हैं, इसलिए हर एक स्टेप का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। खैर चलिए, जब j = 5 पर आप आए तो आपने आइटम में सबसे पहले 5 यानी कि 1 को डाल दिया। i आपका हो गया j - 1, j - 1 आपका हो गया 5 - 1 यानी कि 5, ये आपका हो गया 4, ठीक है। ये 4 हो गया। फिर आपने क्या कंपेयर किया कि i > 0, हाँ i > 0 है। क्या a of i > आइटम है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि a of i का मतलब क्या हो गया? a of 4, a of 4 में क्या है? 6 > आइटम, 6 > 1, कंडीशन ट्रू। तो क्या होगा? a of i में जो है उसको a of i + 1 में भेज दो। a of i में क्या है? a of 4 में क्या है? 6 है, उसको कहां भेज दो? a of i + 1 यानी कि a of 4 + 1 यानी कि a of 5 में भेज दो। तो ये 6 आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6 मेरा इधर आ गया। फिर i 1 कम हो जाएगा, i कितना हो गया? i मेरा 3 हो गया। फिर हमने चेक किया 3 > 0 है, और a of 3 में जो लिखा है 5, क्या वो 5 बड़ा है आइटम से? हाँ बड़ा है, तो 5 भी आपका आगे शिफ्ट होगा। फिर आपका एक i और वापस से 2 हो जाएगा, फिर 4 भी आगे शिफ्ट होगा, फिर आपका i 1 हो गया, फिर 2 भी बड़ा है 1 से, 2 भी आगे शिफ्ट होगा। अब आपका i हो जाएगा 0। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i > 0 नहीं है, क्योंकि i 0 हो गया, क्योंकि अब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा कंपेयर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि i मेरा 0 हो गया है। तो जब ये 0 हो गया तो कंडीशन फॉल्स हुई, और आपने क्या डाल दिया? a of i + 1 = आइटम, यानी कि a of 0 + 1, यानी कि a of 1 में हम क्या डाल देंगे? आइटम। आइटम क्या था? 1, ये हम 1 यहां डाल देंगे। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फाइनली फिर हम यही पहुंचे। अब j की वैल्यू हमारी हो गई 6, और जब j = 6 के लिए आप लूप चलाएंगे, तो आइटम में कितना आ गया? a of 6 में क्या है आपका? 3, तो वो आइटम में आप यहाँ लिख दीजिए 3। अब देखिए, जब आपका 3 आया तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि 3 को भी जब आप 6 से कंपेयर करेंगे तो 6 आगे शिफ्ट होगा, 5 आगे शिफ्ट होगा,
4 आगे शिफ्ट होगा, फिर 3 को जब 2 से कंपेयर करेंगे तो शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप बाहर निकल आएंगे। इसका मतलब ये 3 जो एलिमेंट है ये ऐसा एलिमेंट है कि कुछ केसेस के लिए कंडीशन ट्रू मिली और कुछ केसेस के लिए कंडीशन फॉल्स मिली। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अभी आने वाला है आगे जब हम एनालिसिस करेंगे उसकी। तो खैर जब आपने इसको चलाया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, j-1। j-1 का मतलब कितना हो गया आपका 6-1 यानी कि 5। ये 5 में क्या है 6 बड़ा है आपका 3 से, तो 6 आगे शिफ्ट हो गया। फिर आई आपका रिड्यूस हो गया। फिर O4 पे क्या है आपका 5 भी 3 से बड़ा है, 5 भी आगे शिफ्ट हो गया, ये आपका 3 हो गया। A3 में आपका 4 है, 4 भी बड़ा है आपका आइटम 3 से, 4 भी आगे शिफ्ट हो गया। आई अब आपका 2 हो गया। अब जब आई आपका 2 हो गया तो 2 greater than 0 कंडीशन ट्रू है, लेकिन A of I greater than आइटम यानी कि A of 2 में क्या लिखा हुआ है आपका, A of 2 में आपका है 2 greater than आइटम, 2 greater than 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो आप बाहर निकल आए और A of I plus 1 में आपने आइटम डाल दिया, यानी कि A of 2 plus 1 यानी कि A of 3 में आपने डाल दिया आइटम, यानी कि A of 3 में आपने डाल दिया 3। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके ऐसे लिखे हुए हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखें ये, क्योंकि अब क्या हुआ उसके बाद आप क्या पूछेंगे, अब आपकी जे की वैल्यू 7 होगी, लेकिन वो आपकी जब कंपैरिजन होगा क्योंकि 7 लेस देन इक्वल्स टू 6 होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपकी नहीं चलेगी। एल्गोरिथम आपकी फिनिश हो गई है, और फिनिश अगर हो गई है तो अगर आप इसको देखें ये आपको मिल गई है एक सॉर्टेड एरे। यही हमें करना था कि ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर एक एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, उसके एलिमेंट्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, और ये एलिमेंट्स हमारे सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए हैं। ऊपर जो लिखा है रेड कलर में 1 2 3 4 5 6 दीज आर द इंडेक्सेस, और 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है वो हमारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स और इंडेक्सेस एक हैं, लेकिन अगर कोई हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें अलग अलग भी आएंगे, हम डिस्कस करेंगे इसको भी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम एनालिसिस की जब बात कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। जब भी हम एनालिसिस करेंगे किसी एल्गोरिथम की तो हम बोलते हैं कि हम उसके अंदर जो स्टेप्स हैं एक्चुअली में उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे अभी इंसर्शन एपिसोड की हमने बात की थी तो उसके अंदर 7 स्टेप्स थे, या किसी के अंदर 20 हो सकते हैं, किसी के अंदर 100 स्टेप्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली में हम हर एक स्टेप की अलग अलग एनालिसिस करते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ कि एनालिसिस करते हैं उसकी, तो एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि हम ये देखते हैं कि वो स्टेप कितना टाइम ले रहा है अपने एग्जीक्यूशन में। भाई अगर आप कोई भी प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपको ये बताना है कि वो प्रोसीजर टोटल कितना टाइम लेगा, तो आप यही तो बताएंगे ना भैया ये स्टेप इतना टाइम ले रहा है, ये स्टेप इतना टाइम ले रहा है, ये स्टेप इतना टाइम ले रहा है, ऐसे तो आप निकालेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक हमने कोई भी एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज ये XYZ मेरा कोई भी प्रोसीजर है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि लेट्स सपोज इस प्रोसीजर के अंदर 3 स्टेप्स हैं 1 2 3। आपने कहा कि A इक्वल्स टू 2, आपने कहा B इक्वल्स टू 3, आपने कहा C इक्वल्स टू A प्लस B, और लेट्स सपोज आपने कहा प्रिंट C। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक, अब आपने इसको एक मशीन पर एग्जीक्यूट किया और लेट्स सपोज आपने टाइम वॉच किया। हमने कहा कि लेट्स सपोज भाई इसको एग्जीक्यूट होने में 10 माइक्रोसेकंड लगे, इसको एग्जीक्यूट होने में भी 10 माइक्रोसेकंड लगे, इसको 20 माइक्रोसेकंड लगे, लेट्स सपोज इसको 5 माइक्रोसेकंड लगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 20 30 40 45 माइक्रोसेकंड। तो यही तो इसका रनिंग टाइम हो गया 45 माइक्रोसेकंड। ऐसा हो सकता है कि जब किसी दूसरी मशीन पर आप रन करें तो थोड़ा सा कम आए या थोड़ा सा ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल, ये हमने बात की थी। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, जब ये रनिंग टाइम निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल टाइम लग कितना रहा है उस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में। और वो ऑपरेशन क्या है, वो सारे ऑपरेशन क्या है, वो हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो जब भी हम किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले हर एक स्टेप के साथ 2 टर्म्स एसोसिएट करते हैं। एक टर्म हमारी होती है कॉस्ट और एक टर्म हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म हमारी होती है कॉस्ट और एक टर्म हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, या इसको हम टाइम्स भी बोलते हैं। अब पहले इसको समझ लीजिए एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। कॉस्ट का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर स्टेप टेक्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। उस स्टेप को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। एक फैक्टर है कॉस्ट, और ये बताने की जरूरत नहीं है ये जो कॉस्ट होती है ये कांस्टेंट होती है।
ये जो कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है, क्योंकि हर एक स्टेप पे आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप में आप प्रिमिटिव ऑपरेशंस को तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस कितना टाइम लेंगे, कांस्टेंट टाइम लेंगे। किसी में 10 मिलीसेकंड लेंगे, किसी में 2 लेंगे, किसी में 20 लेंगे, किसी में 10 माइक्रोसेकंड लेंगे, यही तो होगा। लेकिन वो है तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ना। तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर स्टेप टेक्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक हो गया। अब ऐसी एल्गोरिथम्स भी एग्जिस्ट करती है, जैसे भी मैंने एक बेसिक एल्गोरिथम लिखी थी, उसके अंदर 4 स्टेप्स थे, वो तो सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो गए, काम खत्म हो गया। लेकिन हमारे पास तो ऐसी एल्गोरिथम्स भी होती है ना जिसमें लूप्स होते हैं, लूप्स के अंदर लूप्स होते हैं, लूप्स के अंदर लूप्स के अंदर लूप्स होते हैं। तो इसका मतलब उस केस में होता क्या है कि कोई भी एक स्टेप एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट होता है। जैसे अभी हमने इंसर्शन सॉर्ट का जो एग्जांपल देखा, उसमें हमने देखा कि जो हमारे स्टेप्स थे वो एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहे थे। वो डिपेंड कर रहा था, जो हमारा लूप था, एक जो जे में लूप था या जो वाइल के अंदर लूप्स थे, वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, क्योंकि जे के लिए भी एग्जीक्यूट हो रहे थे, वाइल लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो दूसरा जो फैक्टर हमारा यहाँ पर आता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है या ये बताती है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी डिनोट्स द number of times a particular step executes during the entire execution of the pseudocode या during the entire execution of the program। ये मेरी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। अब लेट सपोज आपने कहा कि मेरा कोई भी स्टेप है, लेट सपोज मेरा कोई भी स्टेप है, मेरा कोई भी ith स्टेप है, मेरा कोई भी i स्टेप है, i मैंने एक वेरिएबल ले लिया, स्टेप 1 स्टेप 2 3 4 कोई भी स्टेप हो सकता है। तो उसको उसके लिए जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगेगा, तो हम ये कहेंगे कि अगर उस स्टेप की जो कॉस्ट है वो ci है और अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n है, तो उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए जो मेरा टाइम होगा वो होगा ci मल्टीप्लाई बाय n। ये मेरा रनिंग टाइम हो गया उस पर्टिकुलर स्टेप का जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, रनिंग टाइम अगर किसी का निकाल रहे हैं किसी स्टेप का, वो हमारा होता है कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अगर इस एल्गोरिथम में जितने भी स्टेप्स हैं, अगर आप हर एक स्टेप का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम ले लें, यानी कि सम ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप का अगर सम कर दें, तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज द एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम, जिसको हम डिनोट करते हैं टी ऑफ एन से। तो टी ऑफ एन डिनोट्स द टोटल रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम वेयर कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू फैक्टर्स ऑफ ईच स्टेप। क्लियर है बिल्कुल, कहीं कोई डाउट? अब एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे अपना। सपोज करिए इंसर्शन सॉर्ट पर अभी आएंगे। ठीक है। लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज सम a, n। सम मैंने एक नाम ले लिया, प्रोसीजर का नाम है सम। ए कह रहे हैं लेट सपोज एरे की लेंथ n है, मैंने इनपुट करा दिया। अब मैंने लेट सपोज एक वेरिएबल लिया स्मॉल सम, इनिशियली मैंने कहा लेट सपोज इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। और सपोज मैंने एक लूप चलाया फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to n, और लेट सपोज हमने कहा डू सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i, डू सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i। और लेट सपोज यहाँ पर हमने कर दिया फॉर लूप के बाहर हम आए और हमने कर दिया रिटर्न RETU। बताइए क्या कर रहा है ये प्रोसीजर? बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत बेसिक प्रोसीजर है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया सम नाम का, फिर हमने एरे पर लूप चला दिया 1 to n, और हमने क्या किया कि हर बार जैसे i की वैल्यू 1 हुई तो सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ 1, वो सम में आ गया। फिर i की वैल्यू 2 हुई, फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ 2। यानी कि ये क्या कर रहा है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर एरे में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका सम कर दे रहा है और फाइनली उस सम को रिटर्न कर रहा है। यही तो इसका काम है। इसका मतलब जब आप इसको चलाएंगे, सपोज आपके पास ये कोई एरे है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 0 1 3,
और सपोज आपने इसको चलाया 1 2 3 4 5, तो आई की वैल्यू सम कितना है आपका इनिशियली, सम की वैल्यू 0 है। फिर आपने इसको चलाया, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए चलो तो कितना हो गया, सम इक्वल्स टू सम प्लस यानी कि 0 प्लस a ऑफ 1, a ऑफ 1 कितना हो गया 2, यानी कि सम कितना हो गया, सम हो गया आपका 2। फिर आप यहाँ पर आए, अब आपकी आई वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई तो फिर कितना हो गया, सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ 2 यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि सम कितना हो गया 6। फिर आई इक्वल्स टू 3 के लिए चलाया, जब आपने इसको आई इक्वल्स टू 3 के लिए चलाया तो सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ 3 यानी कि वापस से 6 ही रहा। फिर आपने इसको 4 के लिए चलाया, फिर a ऑफ 4 पर कितना हो गया, सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ 4 यानी कि 6 प्लस 1, ये आपका हो गया 7। फिर आपने इसको 5 के लिए चलाया, फिर कितना हो गया 5, a ऑफ 5 का मतलब 3 प्लस सम, इट मींस ये आपका हो गया 10। फिर आपकी i की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स मिलेगी, बाहर आ गए, आपने 10 रिटर्न कर दिया। ये एक बेसिक एल्गोरिथम है, ठीक। मुझे तो इसको एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करें वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिएगा, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने अभी n की वैल्यू 5 ली थी, तो ये स्टेप आपका 6 टाइम्स चला था, लेकिन ये स्टेप आपका 5 टाइम्स ही चला था। ये बिल्कुल क्लियर है, मैं बता चुका हूँ आपका दो बार ये वाली बात, ठीक है। जब मैंने प्रोसीजर चलाया था इंसर्शन सॉर्ट का तब भी बताया था, इस एग्जांपल में लिया मैंने, फिर कहा था आपसे कि जब 5 के लिए चल जाएगा तो फिर 6 होगी वैल्यू, लेकिन वो 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए कंडीशन चलेगी तो फॉल्स होगी, इसलिए लूप के अंदर ले जाएंगे, सीधा बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा आपसे कि हर एक स्टेप के साथ दो टर्म्स एसोसिएटेड है हमारी, एक होती है कोस्ट और एक होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि लेट सपोज ये हमने कोस्ट लिख दी यहां पर इसकी, लेट सपोज ये कोस्ट हो गई, और लेट सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ, ठीक है। कोस्ट हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ। अब कोस्ट तो कांस्टेंट होती है, ये हमने कहा था कि अगर कोई भी स्टेप आई है तो उसकी कोस्ट हम सी आई ले लेंगे, या कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए। तो पहले स्टेप की कोस्ट हमने लिख दी C1, दूसरे स्टेप की कोस्ट हमने लिख दी C2, तीसरे स्टेप की कोस्ट लिख दी C4 और चौथे स्टेप की हमने कोस्ट लिख दी C3 एंड C4। ये हमारे 4 स्टेप्स की 4 कोस्टिंग हो गई, C1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, अब अगर हम बात करते हैं इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी की, तो बताइए पहला स्टेप कितनी बार चलेगा आपका। पहला स्टेप जब आपने अभी ये 5 एलिमेंट्स के लिए चलाया था तो पहला स्टेप कितनी बार चला था, सिर्फ एक बार चला था आपका, क्योंकि एक ही बार आपने सम को 0 से इनिशियलाइज किया था। तो इसका मतलब इसकी जो मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई वो 1 हो गई, ठीक है। जब आपने ये स्टेप चलाया था, स्टेप नंबर 2, बताइए कितनी बार चला था ये। जब आपने इसमें n की वैल्यू 5 ली थी तो 1 2 3 4 5 और 6 के लिए भी चला था ये स्टेप। तो कितनी बार चला, अगर एलिमेंट्स 5 हैं तो 6 बार चला, एलिमेंट्स 10 लेंगे तो 11 बार चलेगा। इसका मतलब जो भी आप n की वैल्यू लेंगे उससे एक ज्यादा चलेगा, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब 1 to n अगर है तो इस स्टेप की मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई n+1, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। फिर जो इसके अंदर ये स्टेप है, थर्ड स्टेप, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब जब चलाया था, जब एलिमेंट्स 1 to 5 लिए थे तो ये 5 ही बार चला था। इसका मतलब जितना 1 to n है तो ये स्टेप n टाइम्स ही चल रहा है, इट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड स्टेप इज n। और जब ये लूप मेरा खत्म होगा तो फोर्थ स्टेप पर आएंगे, वो तो रिटर्न स्टेटमेंट है, हमेशा एक ही बार चलना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 1। ये क्लियर हो गया। अब अगर आप इसका टोटल रनिंग टाइम लिखेंगे एल्गोरिथम का, तो रनिंग टाइम को हम डिनोट करते हैं t ऑफ n। t डिनोट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या रनिंग टाइम व्हेन इनपुट साइज इज n। क्या बताया था, कोस्ट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो, तो कितना हो गया C1 into 1 प्लस C2 into n plus 1 प्लस C3 into n प्लस C4 into 1। ये तो हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, C1 प्लस C2n प्लस C2 प्लस C3n प्लस C4, जो n वाली टर्म्स है वो एक साथ ले लें, कितना हो गया C2 प्लस C3n प्लस C1 प्लस C2 प्लस C4, ये तो हो गया। सम ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इसका मतलब C1 प्लस C3 को लेट सपोज मैंने एक नया कांस्टेंट बोल दिया A, ये मेरा हो गया n, और लेट सपोज ये भी कांस्टेंट का सम हो गया मान लीजिए B, तो ये मेरा हो गया T ऑफ n इक्वल्स टू an प्लस B।
अब अगर आपसे कोई कहे इसको थीटा में लिखना है, बिग ओ में लिखना है, बिग ओमेगा में लिखना है, आपको तो आता है ना उल्टे लिखना, इसको आप लिख दीजिए थीटा ऑफ एन, या आप इसको लिख दीजिए बिग ऑफ एन, लिख दीजिए। ये इसका रनिंग टाइम हो गया एल्गोरिथम का। इट मींस द रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज टी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ एन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अभी ये बहुत बेसिक एल्गोरिथम की जिसका हमने एनालिसिस किया है। जो इंसर्शन सॉर्ट है, अगर उसका एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स कवर हो जाती हैं फिर, जिनका हम बहुत इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है उसमें हम अपनी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की एनालिसिस करेंगे, बट ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।